आज हम आदतों की दुनिया की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो हम हर रोज लगभग सोते हुए कर देते हैं बिना सोचे समझे। और इसकी शुरुआत के लिए हमारे पास एक कमाल की कहानी है, लीजा एलन की। 34 साल की लीजा की जिंदगी मतलब सचमुच बिखरी हुई थी। हाँ, 16 साल की उम्र से सिगरेट और शराब की लत, मोटापा और हजारों डॉलर का कर्ज। और उनकी सबसे लंबी नौकरी भी 1 साल से कम चली थी। लेकिन फिर बस कुछ ही सालों में वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन गए। 60 पाउंड वजन कम किया, मैराथन दौड़ने लगी, मास्टर की डिग्री के लिए पढ़ाई शुरू की। और एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। और जब वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि ये सब हुआ कैसे, तो उनका एक ही जवाब था, सब कुछ मिस्र में शुरू हुआ था। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब एक औरत जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, पति उसे छोड़कर चला गया था, वो मिस्र घूमने जाती है और उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। हुआ क्या था वहां? वो दुख और गुस्से में थी और अचानक उन्होंने मिस्र जाने का फैसला कर लिया। वहां एक सुबह जब वो अपनी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ढूंढ रही थी, तो उन्होंने गलती से एक पेन उठाकर उसे जलाने की कोशिश की। अरे! उस एक पल में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी किस हद तक कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। वो टूट गईं। लेकिन उसी टूटे हुए पल में उन्होंने एक फैसला किया। क्या फैसला? उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि वो 1 साल बाद इसी रेगिस्तान को पार करने के लिए वापस आएंगी। और उन्हें पता था कि ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी सबसे पुरानी आदत छोड़नी पड़ेगी, सिगरेट पीना। और उन्होंने सिर्फ सिगरेट छोड़ने पर ध्यान दिया है ना? बिल्कुल। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि लीजा ने जानबूझकर सिर्फ एक आदत बदली। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। लेकिन उस एक बदलाव ने, आप कह सकती हैं, एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। सिगरेट की जगह जॉगिंग ने ले ली। अच्छा। जॉगिंग की वजह से उनका खान पान, सोने जागने का तरीका, काम पर फोकस सब सुधर गया। पैसे बचाने की आदत लग गई। मतलब उस एक आदत ने बाकी सब कुछ ठीक कर दिया। जी, इसे कीस्टोन हैबिट कहते हैं। कीस्टोन हैबिट? जी, ये जी। क्या होता है? सोचिए, जैसे किसी पुरानी इमारत के मेहराब में एक बीच का पत्थर होता है जिसे कीस्टोन कहते हैं। उसे हटा दें तो पूरा मेहराब ढह जाता है। ये आदतें भी वैसी ही हैं। मतलब एक ऐसी मुख्य आदत जिसे बदलने पर उससे जुड़ी कई और आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। बिल्कुल। वाह! तो आज की चर्चा इसी पहेली पर है। आदतें हमारे दिमाग में बनती कैसे हैं? क्या हम सच में उन्हें बदल सकते हैं? और क्या एक छोटी सी कीस्टोन हैबिट सच में हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? जी। तो चलिए इस दिमाग के खेल को समझते हैं। दिमाग के इस ऑटो पायलट मोड को समझने के लिए यूजीन पॉली की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मेडिकल रिकॉर्ड में उन्हें ईपी के नाम से जाना जाता है। जी, एक वायरस ने उनके दिमाग का वो हिस्सा पूरी तरह खराब कर दिया था जो नई यादें बनाता है। वो 5 मिनट पहले हुई बात भूल जाते थे, यहाँ तक कि अपने घर में किचन कहाँ है ये भी याद नहीं रख सकते थे। लेकिन, और ये बहुत हैरान करने वाली बात है, अगर कोई उनसे पूछता कि अगर उन्हें भूख लगे तो वो क्या करेंगे, तो वो बिना एक पल सोचे अपनी कुर्सी से उठते, एक दरवाजे से निकलकर सीधे किचन में जाते और एक अलमारी से मेवों का डब्बा निकाल लेते। पर उन्हें तो याद नहीं था कि किचन कहाँ है। उनके दिमाग को नहीं पता था, पर उनके शरीर को पता था। इसका मतलब आदतें हमारी याददाश्त से अलग काम करती हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आदतें दिमाग के एक अलग और बहुत पुराने हिस्से में बनती हैं। MIT के वैज्ञानिकों ने चूहों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स इस प्रक्रिया को समझा। उन्होंने पाया कि हर आदत 3 हिस्सों के एक लूप में काम करती है। पहला है क्यू, यानी इशारा। इशारा मतलब कोई सिग्नल? हाँ, कोई भी चीज हो सकती है, एक आवाज, एक जगह, एक समय, जो दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में जाने का सिग्नल देती है, जैसे चूहे के लिए दरवाजा खुलने की क्लिक की आवाज। ठीक है, तो क्लिक की आवाज हुई, ये हुआ क्यू। हाँ, इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, रूटीन, यानी वो काम जो हम करते हैं। ये शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी, जैसे चूहे का भूल भुलैया में चॉकलेट की तरफ दौड़ना। और तीसरा हिस्सा? तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है रिवॉर्ड, यानी इनाम। ये वो अच्छी अनुभूति है जो दिमाग को बताती है कि हाँ, ये लूप भविष्य के लिए याद रखने लायक है। चूहे के लिए ये चॉकलेट थी। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, और इस पूरे लूप को दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा, बेसल गैंग्लिया, कंट्रोल करता है। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत मेहनत करता है। लेकिन जैसे ही वो काम आदत बन जाता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लगभग सो जाता है और बेसल गैंग्लिया कंट्रोल ले लेता है। दिमाग अपनी ऊर्जा बचा रहा होता है। 1 मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी आदतें हमारे कॉन्शियस दिमाग
मतलब सोचने समझने वाले हिस्से के कंट्रोल में है ही नहीं? क्या हम सब बस अपने दिमाग के किसी पुराने हिस्से के गुलाम हैं? एक तरह से हाँ, जब तक हम उस लूप से अनजान हैं, दिमाग बस सबसे आसान रास्ता चुनता है। इसीलिए हम बिना सोचे कार चला पाते हैं या सुबह उठकर ब्रश कर लेते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि एक बार जब आप इस लूप को समझ लेते हैं, तो आप इसे हैक कर सकते हैं। अगर आदतें इतनी ऑटोमेटिक हैं तो उन्हें बदलना तो बहुत मुश्किल होगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की कहानी है ना, जब उन्होंने फैब्रिज स्प्रे लॉन्च किया था। हाँ, वो प्रोडक्ट तो लगभग फेल हो गया था। क्यों? और वो कहानी आदत बनाने की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाती है। फैब्रिज एक कमाल का प्रोडक्ट था। वो बदबू को छुपाता नहीं था, उसे खत्म कर देता था। पीएनजी ने करोड़ों डॉलर मार्केटिंग पर खर्च किए, लेकिन किसी ने उसे खरीदा ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्यू की थी। पीएनजी के रिसर्चर्स ने पाया कि जिन लोगों को फैब्रिज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैसे जिनके घरों में बहुत सारे पालतू जानवर थे, उन्हें बदबू का एहसास ही नहीं होता था। उनकी नाक को बदबू की आदत पड़ चुकी थी। बिल्कुल। और जब कोई बदबू का क्यू ही नहीं है, तो उसे हटाने का रूटीन कैसे शुरू होगा? तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक शानदार मनोवैज्ञानिक ट्रिक अपनाई। उन्होंने फैब्रिज को बदबू हटाने वाले प्रोडक्ट की जगह सफाई के बाद मिलने वाले इनाम के तौर पर बेचना शुरू किया। इनाम? कैसा इनाम? उनकी नई मार्केटिंग कहती थी, सफाई करने के बाद हर चीज पर फैब्रिज स्प्रे करे ताकि वो ताजी महके। उन्होंने फैब्रिज में खुशबू भी डाल दी। अच्छा। अब सफाई करना क्यू था, फैब्रिज स्प्रे करना रूटीन था और ताजगी भरी खुशबू रिवॉर्ड थी। मतलब उन्होंने एक ऐसी जरूरत पैदा कर दी जो लोगों को पता ही नहीं था कि उन्हें है। हमारे दिमाग को उस इनाम की भूख होनी चाहिए। बिल्कुल। और दिमाग की इसी भूख को क्रेविंग कहते हैं। ये क्रेविंग ही है जो आदत के लूप को चलाती है। यही वो चीज थी जिसने पेप्सोडेंट टूथपेस्ट को एक राष्ट्रीय आदत बना दिया था। जी, 20वीं सदी की शुरुआत में ज्यादातर अमेरिकन ब्रश नहीं करते थे। इसे जरूरी नहीं माना जाता था। और फिर क्लॉड हॉपकिंस नाम के एडवर्टाइजिंग जीनियस आए। उन्होंने लोगों को ब्रश करने के लिए कैसे मनाया? हॉपकिंस ने एक ऐसा क्यू बनाया जो हमेशा से मौजूद था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। दांतों पर जमी फिल्म। दांतों पर जमी फिल्म? हाँ, उन्होंने विज्ञापनों में कहा, अपनी जीभ दांतों पर फिराइए, आपको एक मैली फिल्म महसूस होगी। यही आपके दांतों को खराब कर रही है। और रिवॉर्ड दिया, एक खूबसूरत मुस्कान। लेकिन असली जादू कहीं और था। कहाँ? पेप्सोडेंट में मिंट ऑयल जैसे कुछ तत्व थे, जिनसे ब्रश करने के बाद मुंह में एक ताजगी भरी झंझनाहट महसूस होती थी। वो टिंगलिंग सेंसेशन? हाँ, लोगों को उस एहसास की क्रेविंग होने लगी। उन्हें लगने लगा कि अगर वो झंझनाहट महसूस नहीं हुई तो उनके दांत साफ नहीं हैं, जबकि उस एहसास का सफाई से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ एक इनाम था जिसके दिमाग को आदत पड़ गई थी। और यहीं से आदत बदलने का सुनहरा नियम आता है। द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। जी, आप किसी बुरी आदत को मिटा नहीं सकते, लेकिन उसे बदल सकते हैं। नियम है, क्यू और रिवॉर्ड वही रखें, बस बीच का रूटीन बदल दें। इसका कोई उदाहरण है? सबसे बेहतरीन उदाहरण है कोच टोनी डंजी का। उन्होंने एनएफएल की सबसे ज्यादा हारने वाली टीम बुकनियर्स की किस्मत बदल दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खिलाड़ियों को सैकड़ों नए प्ले नहीं सिखाए। उन्होंने कहा, हम वही करेंगे जो बाकी टीमें करती हैं, बस उसे बेहतर करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों के पुराने क्यू, जैसे बॉल की पोजीशन या दूसरे खिलाड़ी की हरकत को पहचाना और उन पर नई रूटीन प्रैक्टिस करवाई, ताकि वो सोचने की जगह रिएक्ट करें। बिल्कुल। उन्होंने आदतों को इतना गहरा कर दिया कि खिलाड़ी मैदान पर सोचते नहीं थे, सिर्फ रिएक्ट करते थे। तो ये भी एक तरह की कीस्टोन हैबिट हुई। उन्होंने पूरी फुटबॉल नहीं बदली, बस खिलाड़ियों के रिएक्शन को ऑटोमेटिक बनाने पर फोकस किया, और उसी एक बदलाव ने टीम की किस्मत बदल दी। जी, उन्होंने सबसे जरूरी आदत को पकड़ा और उसे मजबूत किया। और यही बात सिर्फ खेल में नहीं, हर जगह लागू होती है, यहाँ तक कि हमारी इच्छा शक्ति पर भी। इच्छा शक्ति यानी विल पावर। हमें लगता है कि आदत बदलने के लिए बस यही तो चाहिए, लेकिन स्टारबक्स ने पाया कि उनके कर्मचारियों के लिए ये इतना आसान नहीं था। हाँ, खासकर उनके लिए जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मुश्किलों भरी थी। ग्राहकों के गुस्से के सामने वो टूट जाते थे। ऐसा क्यों? रिसर्च यही बताती है कि इच्छा शक्ति कोई हुनर नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है। आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगी, ये उतनी ही थक जाएगी। मतलब ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। जी, एक एक्सपेरिमेंट में जिन स्टूडेंट्स को खुद को रोककर ताज़ा बनी कुकीज़ की जगह मूली खाने को कहा गया, उनकी इच्छा शक्ति इतनी खर्च हो गई कि बाद में एक मुश्किल पजल पर उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली। तो स्टारबक्स ने इस थकी हुई मांसपेशी को मजबूत कैसे किया? उन्होंने इच्छा शक्ति को भी एक आदत बना दिया।
उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए, जिसमें वो मुश्किल पलों की पहले से प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस कैसे? उनकी वर्कबुक में लिखा होता था, जब कोई कस्टमर मुझ पर चिल्लाएगा, क्यों? तो मेरा प्लान है कि मैं शांति से उसकी बात सुनूंगा और मदद की पेशकश करूंगा। रूटीन। उन्होंने लाटे मेथड सिखाया, लिसन, एक्नॉलेज, टेक एक्शन, थैंक एंड एक्सप्लेन। तो मुश्किल पलों में कर्मचारी सोचने में अपनी इच्छा शक्ति बर्बाद नहीं करते थे। वो बस सीखी हुई आदत पर काम करते थे। ये कमाल है। स्टारबक्स ने अपनी कंपनी के अंदर एक अच्छी आदत का कल्चर बनाया। लेकिन क्या होता है जब किसी संस्था में आदतें इतनी सख्त हो जाती हैं कि वो लोगों को सही काम करने से ही रोक देती हैं? जब ये मेरा काम नहीं है वाली आदत एक बड़ी तबाही की वजह बन जाती है। इसका एक दुखद उदाहरण लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन पर देखने को मिला था। हाँ, 1987 की वो आग की घटना संगठनात्मक आदतों के खतरनाक होने का एक भयानक उदाहरण है। आग एक जलती हुई माचिस से शुरू हुई थी, जो एक लकड़ी के एस्केलेटर के नीचे गिर गई थी। शुरुआत में वो बहुत छोटी थी। बहुत छोटी, लेकिन स्टेशन पर काम करने वाले हर डिपार्टमेंट की अपनी आदतें और अपने नियम थे, और कोई भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहता था। मतलब किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। किसी ने नहीं। टिकट क्लर्क ने जलता हुआ टिश्यू देखा पर रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आग की रिपोर्ट करना उसका काम नहीं था। और सेफ्टी इंस्पेक्टर? उनको फायर ब्रिगेड को बुलाने में हिचकिचाहट हुई, क्योंकि नियम था कि बिना सीनियर की इजाजत के पैनिक नहीं फैलाना है। सब अपनी अपनी संगठनात्मक आदतों के लूप में फंसे हुए थे। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि जब तक आग पर ध्यान दिया गया, वो एक भयानक आग के गोले में बदल चुकी थी और 31 लोगों की जान चली गई। ये तो बहुत भयानक है। एक तरफ स्टारबक्स की आदतें हैं जो लोगों को बेहतर बनाती हैं, और दूसरी तरफ किंग्स क्रॉस की आदतें हैं जो तबाही लाती हैं। और इसके ठीक उलट हमारे पास रोजा पार्क्स की कहानी है। जब 1955 में उन्होंने एक बस में अपनी सीट देने से मना किया, तो वो एक ऐतिहासिक नागरिक अधिकार आंदोलन बन गया। लेकिन उनसे पहले भी कई लोगों को इसी वजह से गिरफ्तार किया गया था, पर तब कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। तो रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी में ऐसा क्या खास था? वजह थी सामाजिक आदतें, और रोजा पार्क्स उन आदतों के केंद्र में थी। वो सिर्फ एक आम महिला नहीं थी, वो अपने समुदाय में बहुत सम्मानित और हर किसी से जुड़ी हुई थी। वो कई ग्रुप्स में एक्टिव थीं। जी, चर्च, यूथ ग्रुप, बोटैनिकल क्लब जैसी कई जगहों पर। उनकी दोस्ती समाज के हर तबके में थी। तो उनकी सोशल नेटवर्किंग ने काम किया? इससे सिर्फ नेटवर्किंग कहना ठीक नहीं होगा। ये सामाजिक आदतों का एक जाल था। उनकी गिरफ्तारी की खबर पहले उनके दोस्तों यानी स्ट्रॉन्ग टाइज के जरिए तेजी से फैली। दोस्ती का दबाव? हाँ, फिर ये खबर उनके जान पहचान वालों यानी वीक टाइज के जरिए पूरे समुदाय के अलग अलग ग्रुप्स में फैल गई। यहाँ भी आदत का वही लूप काम कर रहा था, लेकिन अब ये पूरे समाज का लूप था। तो रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी क्यों थी? और आंदोलन का रूटीन पहले से मौजूद था। चर्चों में लोगों का इकट्ठा होना, बातें करना, एक दूसरे पर भरोसा करना, ये समुदाय की सामाजिक आदतें थीं। उनकी वजह से इन आदतों को एक मकसद मिल गया, और इनाम था बराबरी और सम्मान की उम्मीद। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि आदतें हमारी जिंदगी को चुपचाप चला रही हैं। चाहे वो यूजीन पॉली हो जो बिना याददाश्त के जी रहे थे, या लीजा एलन जिसने एक कीस्टोन हैबिट बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम असहाय नहीं हैं। हम इन आदतों को समझ सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। तो इसका कोई तरीका है, कोई फ्रेमवर्क? हाँ, आदत बदलने का फ्रेमवर्क दरअसल 4 कदमों का है। पहला, रूटीन को पहचानें। आप असल में करते क्या हैं? जैसे कि आप रोज दोपहर में कैंटीन जाकर कुकी खाती हैं, ये आपकी रूटीन है। ठीक है, रूटीन पता चल गया। अब दूसरा, इनाम के साथ प्रयोग करें। आपको ये पता लगाना होगा कि आप असल में किस चीज के लिए तरस रहे हैं। क्या आपको सच में कुकी की क्रेविंग है, या आपको बस अपनी डेस्क से एक ब्रेक चाहिए, या शायद दोस्तों से बात करनी है। अच्छा। अगले कुछ दिन जब कुकी खाने की इच्छा हो तो कुछ और करके देखिए। एक दिन टहलने जाइए, दूसरे दिन किसी दोस्त से बात कीजिए। देखिए कि कौन सा काम आपकी क्रेविंग को शांत करता है। ये तो जासूसी करने जैसा है, खुद की आदत की जासूसी। तीसरा कदम क्या है? तीसरा, क्यू को पहचानें। कौन सी चीज आपकी आदत को चालू करती है। जब भी आपको कुकी खाने की इच्छा हो तो एक कागज पर 4 चीजें लिखें। आप कहाँ हैं, समय क्या है, आपका भावनात्मक हाल कैसा है, और आपके आसपास कौन लोग हैं। और इससे एक पैटर्न दिखेगा। हाँ, कुछ दिनों में आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा। शायद आपको पता चले कि हर दिन 3 बजे जब आप बोरियत महसूस करती हैं, तब ये इच्छा होती है। और आखिरी कदम? चौथा, एक प्लान बनाएं। एक बार जब आपको अपनी आदत का पूरा लूप समझ आ जाए, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, तो आप एक प्लान बना सकती हैं। जैसे रोज दोपहर 3 बजे, क्यू,
मैं अपने दोस्त की डेस्क पर जाकर 10 मिनट बात करूंगी, नई रूटीन, ताकि मुझे सोशलाइज करने का ब्रेक मिल जाए, रिवॉर्ड। हाँ हाँ हाँ, ये तो मेरे साथ होता है। मुझे लगता है कि मुझे 3 बजे कॉफ़ी चाहिए, पर शायद मुझे बस अपनी स्क्रीन से 5 मिनट की छुट्टी और किसी से बात करने का मन होता है। कॉफ़ी तो बस एक बहाना है। असली क्रेविंग ब्रेक की है। बिल्कुल, आपको असली क्रेविंग को पूरा करना है, न कि सिर्फ पुरानी रूटीन को दोहराना है। तो अगली बार जब कोई भी खुद को कोई काम ऑटोमेटिक तरीके से करते हुए पाए, तो रुक कर सोचना चाहिए, क्या ये आदत आपकी मदद कर रही है या आपको रोक रही है? क्योंकि किसी आदत को समझने की शक्ति ही उसे बदलने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। सोचने के लिए एक अंतिम विचार ये है, हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो हैं वो हमारे बड़े फैसलों या हमारी पहचान का नतीजा है, लेकिन शायद हमारी पहचान हमारे फैसलों से ज्यादा हमारी आदतों का एक समूह है। तो अगर हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, तो क्या हम सचमुच ये भी बदल सकते हैं कि हम कौन हैं?